हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में जो देखा था वो मैंने नोट्स में भेज दिया था कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जांपल्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो जितने रिएक्शंस वो लिखे हुए हैं बहुत सारे फर्स्ट ऑर्डर वो रिएक्शंस होते हैं। और उसमें एक तुमने देखा होगा कि जितने भी रेडियो एक्टिव रिएक्शन होते हैं, रेडियो एक्टिव रिएक्शंस आर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस, ठीक। और एक नोट करके लिख लेना, बैक्टीरियल ग्रोथ all bacterial growth reactions are first order reactions, ठीक है। अब देखो बैक्टीरियल वो ग्रोथ में एक एग्जांपल देते हैं क्वेश्चन करके कि मान लो एक बैक्टीरिया ए है, जो बैक्टीरिया ए जो है वो अपने आप को ग्रो कर ले रहा है और 2 टाइम्स ऑफ ए बना ले रहा है, ठीक है। सपोज करो ये ए क्या है, ए मेरा बैक्टीरिया है, ठीक। अब t इक्वल टू 0 पे अगर हम बोलेंगे कि ये a है और t इक्वल टू टी पे ये बोलेंगे a माइनस एक्स है, तो ये कितना बनेगा, 2x बनेगा। बैक्टीरिया ग्रोथ 2x हो जाएगा, ठीक। अब रेट ऑफ रिएक्शन इसके लिए हमको लिखना है, तो क्या लिखेंगे बताओ। dx बाई डी टी इज इक्वल टू के a प्लस एक्स का पावर 1 लिखेंगे क्या। ये कहाँ से आया समझो। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, ये तुम्हारा जो है, हाँ तो इसमें देखो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर फर्स्ट होगा। ए क्या है, ए इज़ द बैक्टीरिया, कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया। अच्छा एक चीज़ देखना, इसमें रिएक्टेंट्स में ही बैक्टीरिया, प्रोडक्ट में ही बैक्टीरिया ही है, ठीक है। तो के ए की पावर, तो हम बोल सकते हैं ए का कंसंट्रेशन क्या होगा, टोटल वो बैक्टीरिया टाइम टी इज इक्वल टू कितना है, इतना ए माइनस एक्स प्लस 2x, ये भी तो बैक्टीरिया ही है। तो ए माइनस एक्स प्लस 2x किया तो कितना हो गया, ए प्लस एक्स, तो इसीलिए ए का कंसंट्रेशन हम लोग ए प्लस एक्स का पावर 1 लिखे हैं। अच्छा इधर डी एक्स बाई डी टी क्यों लिखे हैं, डी एक्स बाई डी टी देखो क्यों लिखे हैं, यहाँ समझो। फाइन इनिशियल में बैक्टीरिया था मेरा ए, और एट टाइम टी इक्वल टू टी पर वो कितने बैक्टीरिया हैं, ए माइनस एक्स प्लस 2x यानी ए प्लस एक्स। तो चेंज कितने का हुआ, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ए प्लस एक्स और माइनस ए कट गया तो एक्स ही तो बचा, तो इसीलिए डी एक्स बाई डी टी लिखे, ठीक है। तो इसको हम लोग एक हमारा रेट लॉ यहाँ से मिल गया, डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए प्लस एक्स। कोई दिक्कत इसमें। अब क्या करेंगे, डी टी को इधर भेजेंगे, ए प्लस एक्स को इधर ले लेंगे, तो डी एक्स अपॉन ए प्लस एक्स इज इक्वल टू के डी टी होगा। इंटीग्रेट करोगे कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू एक्स तक, एंड t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू टी तक, ठीक। अब डी एक्स बाई ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन बताओ। जेई वाले को तो आता ही होगा, नीट वाले को भी आता होगा, फिजिक्स तो पढ़े हो ना तुम लोग, फिजिक्स में काफ़ी रहता है। चलो देखो, तो डी एक्स जैसे कि 1 अपॉन ए प्लस एक्स का इंटीग्रेशन जानते क्या होता है, ये होता है ln ए प्लस एक्स, ठीक है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि भाई डी एक्स ए प्लस एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो भी कितना होगा, ln ए प्लस एक्स होगा, है ना, ठीक। इसका इंटीग्रेशन ये होगा, तो हम पीछे से वैल्यू से लिख सकते हैं कि ln ए प्लस एक्स होगा इंटीग्रेशन, और हम लोग लिमिट पुट करेंगे, 0 लोअर लिमिट और x मेरा हायर लिमिट, और इधर तो के टी होगा ही। ये कैसे आया t, इसका वो लिमिट था ना 0 और t, तो t माइनस 0, t का लिमिट था 0 और t, तो t माइनस 0 की तो t आएगा, और k से मल्टीप्लाई कर दिए के टी, ठीक है। तो यहाँ से अपने को क्या मिल जाएगा, अब x एक बार पुट करो तो होगा ln ए प्लस एक्स माइनस, और एक बार x की जगह 0 पुट करो तो ln ए, ये तो होगा, एक बार x की जगह x पुट किया तो ln ए प्लस एक्स माइनस का साइन,
अब x की जगह वो क्या पुट करोगे 0, तो a प्लस 0 ln a हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू के टी। ठीक, अब यहाँ से अगर हम एक निकालना चाहें तो के टी को इधर लिख दो, के टी इज इक्वल टू ln a प्लस, बस सिर्फ रीअरेंज कर रहे हैं, a प्लस एक्स माइनस ln a, और यहाँ से t इज इक्वल टू 1/k ln a प्लस एक्स अपॉन a लिख सकते हैं क्या, ध्यान से बोलो, ln a प्लस एक्स ln x माइनस ln y, ln x बाई y तो इसको लिख ही सकते हैं, तो ln a प्लस एक्स माइनस ln a, तो ln a प्लस एक्स अपॉन a डिवाइड कर देंगे, है ना। तो ये मेरा बैक्टीरियल ग्रोथ का टाइम आ जाएगा कि टी टाइम पर बैक्टीरिया कितना ग्रोथ कर चुका होगा। ठीक है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कॉपी करना है कर लो। ओके, हाँ चलो एक क्वेश्चन निकालो अपने एन ए बुक में, क्वेश्चन नंबर 59 पहले निकाल लो एक बार। अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन तुमको एग्ज़ाम में मिलेंगे, खासकर नीट और जेईई मेंस के एग्ज़ाम में, क्योंकि इस सब में क्या है कि कैलकुलेशन नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट है, तो ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बन जाता है। देखो, फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर होमोजीनियस रिएक्शन ए से 2b प्लस सी, इनिशियल प्रेशर है पी while total pressure after time t was pt. The right expression for the rate constant k in terms of pi, pt and t. ऐसा जब भी तुमको प्रेशर का क्वेश्चन देगा इससे, तो तुमको वो खुद ही पूछा है कि तुमको टोटल प्रेशर ये है, इनिशियल प्रेशर ये है, और इसके टर्म में मुझे आंसर चाहिए, तो तुमको इसके हिसाब से कैसे डील करना है। देखो, हम थोड़ी देर में बुक हटा देंगे, इसलिए क्वेश्चन से एक बार पढ़ लो ध्यान से। देखो, रिएक्शन क्या है, ए से 2b प्लस सी है। ठीक, अब हम बोल सकते हैं कि हाँ, तो उसका आंसर आ गया ना, सॉल्व कर लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 57 देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि फॉर ए होमोजीनियस गैसियस रिएक्शन ए से 3b, इफ प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज pt, प्रेशर आफ्टर टाइम t वाज pt एंड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रिएक्शन प्रेशर वाज p इंफिनिटी, देन सेलेक्ट वो करेक्ट रिलेशन। अब तुमको जो रिलेशन निकालना है उसमें देखो p इंफिनिटी है और pt है, तो इसी के टर्म में तुमको निकालना है, मतलब इसमें तुमको इनिशियल प्रेशर का टर्म को गायब करना है। ठीक है, चलो तो रिएक्शन दिया मेरा ए से 3b जा रहा है, ये गैसेस रिएक्शन है। टाइम t इक्वल टू 0 पे मान लो कि इसका प्रेशर P0 होगा, इसका कुछ नहीं। ठीक है, टाइम t इक्वल टू t पे ये मान लो P0 माइनस एक्स होगा और ये 3x होगा। ठीक, अच्छा टाइम t पे बोल रहा है टोटल प्रेशर pt है, तो टाइम t पे टोटल प्रेशर हम क्या लिख सकते हैं, P0 माइनस एक्स प्लस 3x, दैट इज P0 प्लस 2x, pt इज इक्वल टू P0 प्लस 2x, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बता सकते हो, pt माइनस P0 अपन 2 आएगा। जस्ट सॉल्व करना है इसको, कुछ नहीं, ये एक रिलेशन इंपॉर्टेंट याद रखना है। अब t इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या बोला है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे हम बोल सकते हैं ये पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा रिएक्टेंट्स एट टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी, तो लगभग 0। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा, ये पूरा का पूरा बनेगा, मतलब 3 वो P0 बनेगा, मतलब इसका x जो है वो P0 हो जाएगा, तो P0 जब होगा x तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे जब x P0 होगा तो ये 3P0 हो जाएगा। तो टाइम t इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये 0 और ये 3P0। अच्छा, टाइम t इक्वल टू पे जो टोटल प्रेशर है उसको बोल रहा है कि P इन्फिनिटी वो कितना है, P इन्फिनिटी के बारे में बोल रहा है कि वो कितना होगा, इसको जोड़ोगे तो 3P0, तो यहाँ से हमको P0 मिल गया P इन्फिनिटी बाई 3, ये दूसरा रिलेशन। ठीक, अब हमको k का टर्म निकालना है, k
के को जस्ट सब्स्टिट्यूट करना, तो देखो कैसे करेंगे। के इज इक्वल टू क्या होता है, के इज इक्वल टू होता है 1/T ln इनिशियल प्रेशर पी नॉट अपॉन एट टाइम टी पे प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स, यही तो होता है। अब तुम्हें कुछ नहीं करना है, जो पी नॉट का वैल्यू है उसको ये सब्स्टिट्यूट करना है। इक्वेशन 2 से पी नॉट का वैल्यू रखना है p∞/3, जहाँ जहाँ पी नॉट है वहाँ पे क्या रखना है p∞/3, और x की जगह क्या रखना है pt माइनस ये p0/2, तो रखें तो 1/T ln पी नॉट की जगह क्या रख दें p∞/3 अपॉन पी नॉट है तो फिर से p∞/3 माइनस x की जगह क्या रखना है pt माइनस p0/2, x की जगह रख दिए। अब फिर से देखो हर जगह तो p∞ आ गया pt, लेकिन यहाँ पे फिर एक क्या दिख रहा है p0, तो इसको भी हटाना होगा। तो 1/T ln p∞/3 अपॉन p∞/3 माइनस pt, और ये जो p0 है इसकी जगह लिख देंगे p∞/3। अब आराम से इसको सब्स्टिट्यूट करके आंसर बताओ कितना आएगा, आराम से सब्स्टिट्यूट करके बताओ, आंसर आ जाएगा, हम नहीं करेंगे। आंसर आके और 57 का आंसर मिलाओ कि तुम्हारा आंसर मैच हुआ कि नहीं। हाँ, एक छोटा सा टॉपिक है सूडो ऑर्डर रिएक्शन ना। तो सूडो ऑर्डर जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है कि मान लो अगर किसी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक्सेस में प्रेजेंट होगा या बहुत लार्ज अमाउंट में, तो अगर कोई एक रिएजेंट बहुत लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट में, वेरी एक्सेस, तो हम बोल सकते हैं कि टाइम के साथ उसका कंसंट्रेशन चेंज नहीं होगा। सुनो, जैसे कि हम तुमको एक एग्जांपल से, नॉर्मल एग्जाम्पल मान लो, सपोज ए और बी है, ठीक है, इसका मान लो कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, ठीक है, और इसका कंसंट्रेशन है 1000 मोलर, 1000 मोलर इसका कंसंट्रेशन है। तो हम बोल सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एक्सेस में है, तो इसका कंसंट्रेशन टाइम के साथ हम बोल सकते हैं कि वो लगभग बहुत कम चेंज होगा, जो हमको पता ही नहीं चलेगा। इसके साथ अगर ये रिएक्टेंट करेगा तो बहुत इसका कम ही तो वो यूज़ होगा। मान लो इतना यूज़ होने के बाद टाइम t=0 पे t पर हम बोल सकते हैं कि ये जो है t=∞ पे वो लगभग ख़त्म होने वाला रहेगा, और ये कितना बचा रहेगा पता है 99.99 मोलर। तो एक तरह से बोल सकते हैं ना कि कुछ टाइम t के बाद ये एक्चुअली ख़त्म भी नहीं हुआ, जितना था उतना ही है, कांस्टेंट है ना। तो ऐसे रिएक्शंस के लिए क्या होता है कि अगर इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज प्रेजेंट इन वेरी लार्ज अमाउंट या एक्सेस अमाउंट, तो देखो a प्लस बी प्रोडक्ट दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन हम जब लिखेंगे तो k a की पावर मान लो x और b की पावर मान लो y, तो ऑर्डर होना क्या चाहिए था x प्लस y, लेकिन b का जो कंसंट्रेशन है वो चेंज ही नहीं कर रहा है, डज नॉट चेंज एप्रिशिएबली इन द रिएक्शन, हेंस कंसंट्रेशन ऑफ b इज कांस्टेंट। तो इसका जो ऑर्डर होगा, अब वो एक्चुअल ऑर्डर जो होना चाहिए था वो नहीं होगा, अब ये सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। तो ये जो सूडो ऑर्डर है, ये कौन सा वो सूडो ऑर्डर है x, सूडो ऑर्डर x, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ a पे डिपेंड करेगा, तो इसका ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ x के अकॉर्डिंग होगा, तो उसको बोलेंगे सूडो x ऑर्डर रिएक्शन। सो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड सूडो x ऑर्डर रिएक्शन। x ऑर्डर रिएक्शन का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये a पे डिपेंड कर रहा है, a के कंसंट्रेशन पे, और वो कितना टाइम्स, ये x के बराबर। तो अगर मान लो इफ़ x इज इक्वल टू 1 हुआ, सपोज x इज इक्वल टू 1 हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है, ये मेरा रिएक्शन कैसा हो जाएगा, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। और अगर ये x2 होगा तो सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम वो सपोज कर लेते हैं, इफ x इज 1 देन इट इज कॉल्ड सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, 2 होता तो सूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, इस टाइप से, ठीक है। हाँ, दूसरा केस ये हो सकता है कि अगर रिएक्शन का जो रेट लॉ एक्सप्रेशन है उसमें सपोज करो कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन का टर्म भी प्रेजेंट है। मान के चलो ए से प्रोडक्ट दिया गया है, बी कैटलिस्ट है, और रिएक्शन का रेट लॉ में कैटलिस्ट का कंसंट्रेशन का पावर y है, ऐसा कुछ, ठीक है, रेट लॉ एक्सप्रेशन। अब इसका ऑर्डर भी x प्लस वो कितना होना चाहिए था y, लेकिन हमको क्या पता है कि कंसंट्रेशन ऑफ कैटलिस्ट रिमेंस कांस्टेंट इन ए केमिकल रिएक्शन, इसलिए कंसंट्रेशन b का क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो रिएक्शन कैसा होगा, सिर्फ और सिर्फ इसके डिपेंडेंट, तो सूडो ऑर्डर x हो जाएगा। होना चाहिए था x प्लस वाई, लेकिन अब सूडो x ऑर्डर हो जाएगा। अब ये x अगर 1 हुआ तो इसको बोलेंगे सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, है ना। ये सूडो x ऑर्डर रिएक्शन हो गया, सूडो x ऑर्डर रिएक्शन। अब इस पे 2 एग्जाम्पल्स आते हैं, ज़्यादा वो परेशान नहीं होना, 2 एग्जाम्पल्स आते हैं। एक एसिड वो कैटेलाइज्ड हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इज वो सूडो ऑर्डर वो रिएक्शन, सूडो फर्स्ट ऑर्डर, और हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर
उसका भी जो ऑर्डर होता है वो सूडो फर्स्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। उसका नोट्स हम तुम लोग को भेज देंगे, नोट्स से PDF के फॉर्म में रहेगा, उसको नोट्स लिख लेना। अब देखो हम लोग अब पढ़ेंगे वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर हो गया। अब देखो पूरा NCERT के सिलेबस JEE मेंस और नीट तक जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर ही है, लेकिन एडवांस के लिए लोग सेकेंड ऑर्डर पढ़ा देते हैं, और थोड़ा बहुत JEE में भी है नहीं एक्चुअली, ऐसा मान लो। इसका सिर्फ दो ही चीज़ है, एक तो टी हाफ वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, इस टाइप का तुमसे पूछ सकता है। इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स आने का 0.01% चांस है, वो भी JEE एडवांस में मान के चलो दे सकता है। तुम्हारा टेस्ट वगैरह होगा ना, ये पेस का टेस्ट होगा तो उसमें तो देगा, नो डाउट उसमें तो खूब देगा। तो क्या होता है कि लोग एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं कि इन केस अगर JEE एडवांस सेकंड ऑर्डर तक जाए या कुछ भी जाए, तो आदमी उसको सोचना उसी तरह है जो अभी तक काम करते आ रहे हैं ना, सेम उसी तरह काम करना है। अब अगर हायर तुम अगर वो केमिकल वो काइनेटिक्स में जाओगे तो बस तुम्हें इंटीग्रेशन अच्छा आना चाहिए, सिंपल। तो मान लो ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो वो ये मान के देता है कि बच्चा इंटीग्रेशन जानता है, बच्चे को नॉर्मल कॉन्सेप्ट पता होगा तो वो निकाल सकता है, ठीक है। बस इसलिए पढ़ाया जाता है सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, इन केस आपको आए तो, ठीक। तो मान के चलो एक रिएक्शन A से B, हम उसको सेकंड ऑर्डर का मान लेते हैं। तो टाइम t=0 पे A का कंसंट्रेशन A हो जाएगा, इसको हम लोग A0 बोल रहे हैं, इज इक्वल टू A0, मतलब इसी को हम लोग A0 बोल रहे हैं। और टाइम t=t पे A-x, इसको हम लोग AT बोल रहे हैं। अब रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ d/dt, ठीक। या फिर अगर इससे लिखोगे वो रेट लॉ एक्सप्रेशन से, रेट ROR इज इक्वल टू K इंटू A का स्क्वायर। क्यों A का स्क्वायर, क्योंकि सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है, तो जो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन उसका स्क्वायर, दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये आएगा। अब फिर क्या करते थे, याद है, DA बाई, ये जब A है इसको इसके नीचे ला सकते हो, और DT को इधर भेज दो, माइनस साइन भी इधर भेज दो, ये हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, तो A0 से AT तक, और ये T का इंटीग्रेशन 0 से T तक, तो पता ही है। अब इसी का इंटीग्रेशन अब तुमको करना है। अब ये इंटीग्रेशन कैसा है, कहीं ना कहीं इस टाइप का लग रहा है, dx/x² का इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन JEE वाले तो कर ही देंगे, नीट वाले भी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो एक तुम इंटीग्रेशन पढ़ोगे x⁴n का इंटीग्रेशन क्या होता है, x⁴n का इंटीग्रेशन होता है xn+1 अपॉन में n+1, यही तो होता है। अब इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, इस dx/x² को ऐसे वो लिख सकते हैं क्या, देखना तो x का पावर -2 dx, x² को ऊपर ले गए तो x का पावर वो -2 लिख सकते हैं, x का पावर -2 लिख दिया, ठीक dx। अब इसको नहीं कर सकते, यहाँ पर n क्या है, हियर n इज -2, करो नीट वाले करो, देखो आ रहा है, बताओ क्या आएगा। हम नहीं करेंगे, तुमको करना होगा, बताओ जल्दी। ला दिए क्या, कुछ है नहीं। x की पावर क्या होता है, n+1 अपॉन n+1, और n है क्या यहाँ पर -2, तो x का पावर -2 + 1 -2 + 1, तो कितना आएगा, -2 + 1 कितना, x का पावर -1, और नीचे क्या आएगा -1। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो माइनस साइन है ये आगे आ जाएगा x की पावर -1, क्योंकि ये तो क्या है, नीचे 1 है, उसको तो कोई मतलब नहीं है। x की पावर -1 को 1/x लिख सकते हैं क्या, तो दिस इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ dx/x² -1/x। अब इस इंटीग्रेशन ये होता है तो लिख दो, और उसके बाद जो लिमिट है पुट कर देंगे हम। तो इसका इंटीग्रेशन हमको पता चल गया कि भाई अब ये x का जगह क्या है, a है ना, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, -1/a, और लिमिट रहेगा मेरा A0 और AT, और यहाँ तो -KT हो गई। अब इसको एक्सप्रेशन बनाओ। अब एक बार क्या पुट करोगे, A की जगह AT पुट करोगे, उसके बाद वो माइनस साइन, फिर A की जगह A0 पुट करोगे, तो देखो तो क्या आता है, खुद से करके देखो एक बार। अच्छे बच्चों तुम लोग करो करो, वेरी गुड करो, मेरा वेट मत करो। आ गया, पॉज कर दो, वीडियो पॉज करके करो, कोई दिक्कत नहीं है, भगाने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल आ गया होगा अब। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने ला दिया, देखे 1/AT -1/AT है, A0 इज इक्वल टू KT। दिस इज द इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। तो T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा जी, T इज इक्वल टू हो जाएगा 1/K 1/AT -1 कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन, यही तो होगा।
या फिर हम इसी को बोल सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, टी इज इक्वल टू 1/k। इसको क्या लिख सकते हैं, 1/80 को a माइनस एक्स भी तो लिख सकते हैं, और a0 को क्या लिख सकते हैं, 1/a, ये भी लिख सकते हैं। दिस इज़ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का रेट लॉ। अब इसका कुछ ना कुछ ग्राफ आएगा, वो भी तुमको पता है, ग्राफ निकाल सकते हो आराम से। ग्राफ मान लो तुमको पहला ग्राफ है, ग्राफ पहला है 1/कंसंट्रेशन ऑफ AT और टाइम के बीच का ग्राफ। बनाओ तो अपने से, खुद से ट्राई करो, ये इक्वेशन तुम्हारे सामने पड़ा होगा, सामने है तुम्हारा इक्वेशन। तुमको LHS में लाना है 1/80, RHS में टाइम का टर्म होना चाहिए। देखो क्या आता है, इसको सॉल्व करो ना जी, इसको सॉल्व करो। कर लिए? नहीं कर रहे हैं कुछ लोग यार, गलत बात है। देखो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, k उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा, KT हो जाएगा। k उधर भेज दे तो बचा क्या, KAT माइनस 1/A0, यही तो बचा। अब हमको इसको इधर रखना है, y एक्सिस पे है ना, तो इसको इधर ले आए, 1/AT इज इक्वल टू, बाकी सबको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, KT माइनस 1/A0 हो गया क्या। ठीक, अब हम बोल सकते हैं कि y पे ये था, ये y, और ये x क्या है, x तो t है, सॉरी, ये है x, तो y इज इक्वल टू mx माइनस c टाइप का ग्राफ है ना, तो बन जाएगा माइनस, हाँ स्लोप पॉजिटिव है तो इस टाइप से हम दे देंगे, है ना, ये हो जाएगा, इंटरसेप्ट हो जाएगा मेरा 1/A0। ठीक, वेरी गुड। अब एक चीज़ बताओ कि फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन टी कंप्लीशन कितना हो जाएगा, किस टाइम पे रिएक्शन कंप्लीट होगा, बता सकते हो? सिंपल मैथमेटिक्स है, बताओ। टी कंप्लीशन पे हम वो क्या बोलेंगे कि जो मेरा AT होगा वो कितना हो जाएगा, AT पूरा का पूरा 0 हो जाएगा टाइम t पर, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो ये पूरा 0 हो जाएगा ना। बताओ जल्दी बताओ। हाँ तो क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा तो 1/0 क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी वो माइनस समथिंग, तो ये भी इन्फिनिटी, तो ये पूरा टर्म t इक्वल टू हो जाएगा इन्फिनिटी, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी हुआ, ये 0 होने के बाद 1/0 इन्फिनिटी वो माइनस समथिंग इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी इंटू समथिंग इन्फिनिटी, तो t इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये भी रिएक्शन पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं होगा। अब t½ तो निकाल ही सकते हो, इतना तो मुझे पूरा भरोसा है कि t½ आराम से निकाल लोगे। t½ निकालो, t½ आएगा तुम्हारा 1/k A⁴ तो बस ये इंपॉर्टेंट रहता है कि ये t½ का एक्सप्रेशन, डेरिवेशन तुमको अगर वो नहीं भी आता तो t½ का एक्सप्रेशन याद होना चाहिए, और एक ये रिलेशन, ये मान के चलो इंटीग्रेटेड रेट का, बस 2 सेकेंड ऑर्डर के लिए। अब देखो t½ का ग्राफ वो कैसा हो जाएगा, t½ का ग्राफ, ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर पूछना होगा तो इसी 3 चीज़, या तो ग्राफ, या तो ये, या तो इससे पहले वाला इंटीग्रेटेड रेट लॉ। वो कैसा होगा ग्राफ, याद है, y इज इक्वल टू k/x टाइप का ग्राफ कैसा होता था, गैस स्टेट में बताए थे, इस टाइप का रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता था ना, इस टाइप का, मतलब तो दिस इज t½ इज इक्वल टू 1/k A0। ठीक है, ये y है, ये x है, ठीक, तो ये ग्राफ हो गया। अब देखो केस 2 में पढ़ेंगे कि जब 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट्स इन्वॉल्व हो और रेट लॉ का एक्सप्रेशन ऐसा हो कि कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स A⁴ एंड B⁴ तो ऑर्डर इसका भी 2 हो सकता है ना। तो ऐसे वो रिएक्शन का कैसे हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ निकालेंगे, ठीक। तो क्या करेंगे, इसका इनिशियल कंसंट्रेशन A मान लिए, इसका B मान लिए, ठीक है,
टाइम t इक्वल टू टी पर ये a माइनस एक्स हो जाएगा, ये b माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक, रेट इज इक्वल टू के a का पावर 1 b का पावर 1 1 1 प्लस 2 बोल रहा है ना, सेकेंड ऑर्डर है तो इस पर 1 इस पर 1 तो 2 हो गया। अब फिर देखो कुछ करना नहीं है, इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए। अगर तुमने पार्शियल इंटीग्रेशन पढ़ा है मैथ्स में, जेई एडवांस वालों के लिए है बेसिकली ये चीज़ पूरा। अगर डेरिवेशन वो देखना चाह रहे हो तो पूरा डेरिवेशन में तुमको पार्शियल इंटीग्रेशन आएगा। अगर तुम लोग पढ़े होगे तब तो तुम लोग कर ही लोगे, और नहीं पढ़े होगे तो डायरेक्ट रिजल्ट तुमको मैं दे दूंगा, वो कर लोगे याद। और जब पढ़ोगे तो उसको वहाँ से इंटीग्रेट करके देखोगे कि क्या जो रिजल्ट अजितेश सर ने दिया था वो आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो रेट हम लोग ऐसे लिखते हैं डी एक्स बाई डी टी इज इक्वल टू के ए माइनस एक्स और इसका बी माइनस एक्स। अब क्या किए, इन दोनों को इधर लेके आए, डी टी को उधर लेके गए, तो के डी टी हो गया और डी एक्स के नीचे ए माइनस एक्स वो बी माइनस एक्स। इसको इंटीग्रेट करना है एक्स इक्वल टू 0 से एक्स इक्वल टू एक्स तक। ठीक है, और ये तो तुम्हारा इंटीग्रेशन के टी आ ही जाएगा। इधर का इंटीग्रेशन जब करोगे तो और कुछ ऐसा आएगा 1 अपॉन बी माइनस ए एल एन ए बाई बी माइनस एक्स ए माइनस एक्स। ठीक, और इसका तुम लोग ऐसे ब्रैकेट में ही बड़ा सा ब्रैकेट में कर सकते हो। दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ दिस वन 1 अपॉन बी माइनस ए एल एन ए बाई बी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स इज इक्वल टू के टी। ठीक, ओके। अब देखो, अगर सेकेंड ऑर्डर से भी ज़्यादा बड़ा ऑर्डर रिएक्शन है 3 4 5 6 7 8 9 10 उसके लिए इंटीग्रेटेड रेट लॉ लिखना है, तो डायरेक्ट अपने को एक फार्मूला वो दिमाग में रखना होगा। ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ के टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एन माइनस 1 ब्रैकेट स्टार्ट 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए टी का पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ए जीरो इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n माइनस 1 वेयर n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है ना। तो यहाँ से देखोगे तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू ये के इस जगह आ जाएगा, वो नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 1 अपॉन के n माइनस 1 1 अपॉन ये तो सेम रहेगा ए टी n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन ए जीरो पावर n माइनस 1। इस इक्वेशन का यूज़ कर लोगे। ठीक है, और ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछ देता है कि टी हाफ फॉर nth ऑर्डर वो रिएक्शन का क्या डिपेंडेंसी होगा, क्या होगा। ठीक है ना, टी हाफ इज इक्वल टू 2 की पावर, ये तो ऊपर में 1 है, इसको नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, तो 2 का पावर n माइनस 1 माइनस 1 अपॉन के n माइनस 1 कंसंट्रेशन ऑफ इनिशियल कंसंट्रेशन का पावर n माइनस 1। दिस इज टी हाफ। अब तुम चेक करके देख सकते हो टी हाफ सेकेंड के लिए क्या आएगा, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर देखे क्या, n को 2 रखो तो टी हाफ क्या आएगा, देखो तो 2 का पावर 2 माइनस 1 माइनस 1 अपॉन के n कितना है 2 तो 2 माइनस 1 इंटू इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट n कितना है 2 माइनस 1। ठीक, तो ये कितना आ रहा है 2 का पावर 2 माइनस एक कितना होगा 1 माइनस 2 माइनस 1 1 होगा ना। ओके, और ये कितना होगा 1 अपॉन, हाँ तो ये हो जाएगा 2 का पावर ये 1 माइनस ये तो था ही 1 नीचे के 2 माइनस 1 कितना 1 एक ए नॉट का पावर 2 माइनस 1 यानी 1, तो कहीं ना कहीं ऊपर में 2 माइनस 1 1 अपॉन के ए नॉट। टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन अभी थोड़ा देर पहले तुमने निकाला था, टी हाफ फॉर सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन देख सकते हो है ना, टी हाफ। ठीक है, और इसीलिए मैंने तुम्हें एक चीज़ वो लिखाया था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का कंसंट्रेशन 1 माइनस एन। ये एक डिपेंडेंसी जरूर याद रखना दिमाग में, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ए नॉट का पावर 1 माइनस एन। ठीक, अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अब हो गया हम लोग का nth ऑर्डर वो रिएक्शन तक का देख लिया हम लोग इंटीग्रेटेड रेट लॉ। नेक्स्ट वीडियो में जब बनाऊंगा तो उसमें हाउ टू फाइंड रेट कांस्टेंट, सॉरी हाउ टू फाइंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन हम लोग कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है, और वो रेट कांस्टेंट पे और ऑर्डर पे हम लोग नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। उसके बाद अभी जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक देख के हम लोग ख़त्म कर रहे हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन हम लोग को आता है लिखना। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में कैसे रेट लॉ लिखना है जब एक स्टेप इक्विलिब्रियम रिएक्शन का भी हो और वो फास्ट हो। देखो मान लो a प्लस बी एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, ये I दे रहा है। ठीक है, दिस इज़ द फास्ट स्टेप।
आई से पी दे रहा है, ठीक है, और ये स्टेप स्लो है, ठीक। अब इसका मान लो वो K1 है, क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, और बैकवर्ड के लिए मान लो K-1 लिख देते हैं। K1 क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, इक्विलिब्रियम पढ़े थे ना, रेट कांस्टेंट फॉर KF KB जो पढ़े थे, याद है, KF KB, तो उसी को KF को K1 लिख दे रहे हैं, ठीक है ना, और KB को क्या लिख रहे हैं, K-1। कंफ्यूज मत होना, KF को K1 लिखे हैं, KB को K-1 लिखे हैं इक्विलिब्रियम से, ओके। और इसके लिए रेट कांस्टेंट दिया है K2, ठीक। अब बोल रहा है कि इस रिएक्शन का, इसको जोड़ोगे तो क्या होगा, A+B गिव्स P, इसको ऐड करने पे ये बोला कि इस रिएक्शन का हमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। तो एक चीज़ दिमाग में वो रखना कि इन द फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन, इन द फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन नो इंटरमीडिएट शुड बी प्रेजेंट, नो इंटरमीडिएट शुड बी प्रेजेंट। जो फाइनल रेट लॉ एक्सप्रेशन होगा उसमें कोई भी इंटरमीडिएट का टर्म इन्वॉल्व नहीं होगा, ठीक। अब एक चीज़ देखो, ये तो कॉम्प्लेक्स वो रिएक्शन है पूरा, ये है एलिमेंट्री स्टेप, एलिमेंट्री स्टेप है। और हम तुमको क्या बताए थे कि अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेप एलिमेंट्री स्टेप होगा तो उसमें जो स्लो स्टेप होता है दैट इज़ द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम बोल सकते हैं दोनों में से स्लो स्टेप ये है, तो दिस इज RDS। व्हाट इज RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, RDS स्लो स्टेप है, तो दिस स्टेप इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। तो हम लोग रेट लॉ का एक्सप्रेशन स्लो स्टेप से लिख सकते हैं। तो अगर इस स्टेप से रेट लॉ को लिखेंगे, अब तुम बोलोगे कि सर इससे कैसे लिख रहे हो आप, स्लो स्टेप है और एलिमेंट्री तो है ही, तो एलिमेंट्री स्टेप से तो रेट लॉ खुद से ही लिख ही सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं, इससे हम लोग लिख सकते हैं रेट इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट क्या है इस स्टेप के लिए, K2 इंटू कंसंट्रेशन ऑफ I का पावर कितना, इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1। तो क्या ये रेट लॉ इस फाइनल रिएक्शन के लिए होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि इस रेट लॉ में इंटरमीडिएट टर्म आ रहा है, यहाँ इंटरमीडिएट आई है ना, रिएक्टेंस ये है, प्रोडक्ट ये है, तो जो नहीं है वो इंटरमीडिएट है ना, तो ये इंटरमीडिएट हो गया, तो इसको हमको हटाना होगा, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना होगा। रेट लॉ एक्सप्रेशन में हमको इंटरमीडिएट नहीं दिखना चाहिए, तो इस इंटरमीडिएट को सब्स्टिट्यूट किससे करेंगे, तो ऊपर जो इक्विलिब्रियम वाला स्टेप है ना उससे। चलो अब अगर तुमको इस स्टेप से हम बोले कि यार तुम लोग को K इक्विलिब्रियम हमने लिखना सिखाया था, तो क्या सीखे थे तुम लोग, K इक्विलिब्रियम बता सकते हो इस स्टेप के लिए, K इक्विलिब्रियम वो क्या लिखोगे, कंसंट्रेशन ऑफ I प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B, बताए थे क्या, वेरी गुड, याद आ गया तुम लोग को। अब K इक्विलिब्रियम को क्या लिख सकते हो, K इक्विलिब्रियम क्या होता था, याद है, K इक्विलिब्रियम होता था KF बाई KB, KF बाई KB, KF क्या है, K1 रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन K1, और ये क्या है K वो -1 KB है, तो हम बोल सकते हैं कि भाई K इक्विलिब्रियम मेरा हो जाएगा K1 अपॉन K-1 दैट इज इक्वल टू I कंसंट्रेशन ऑफ B कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये समझ में आया क्या, इस स्टेप के लिए K इक्विलिब्रियम वो लिखे ये दिस, और K इक्विलिब्रियम इज इक्वल टू होता है KF बाई KB। KF क्या है यहाँ पर इक्विलिब्रियम स्टेप में, K1, और KB क्या है K-1। कोई दिक्कत, कॉपी कर सकते हो, देखो आराम से एग्जैक्ट जितना भी सारी चीज़ें आ रही है इस पेज में आ रही है, हाँ, फिर नीचे पॉज करके, वेरी गुड। अब देखो हमको जो रेट लॉ एक्सप्रेशन था, हम क्या निकालना चाह रहे हैं, आई का कंसंट्रेशन, ताकि हम लोग रेट लॉ लिख सके। आई का कंसंट्रेशन क्यों, क्योंकि आई इंटरमीडिएट है, इसको हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो आई का सब्स्टिट्यूशन कहाँ से करेंगे, इक्विलिब्रियम वाले स्टेप से। इक्विलिब्रियम वाले स्टेप में, इस स्टेप में जो आई आया है इसका कंसंट्रेशन क्या लिखेंगे, बता सकते हो, देखो तो हम लिख रहे हैं कंसंट्रेशन ऑफ आई इज इक्वल टू, ये क्या है K1 अपॉन K-1, ठीक है, इंटू कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B लिख सकते हैं क्या, सबको उधर लेगा, देखो ना आई का कंसंट्रेशन आ गया, ये आई का कंसंट्रेशन, मान लो ये इक्वेशन 2 आया, ये इक्वेशन फर्स्ट था। अब हमको फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन मेरा है रेट इज इक्वल टू K2, रेट इज इक्वल टू K2 आई, यही है, और आई को हमने सब्स्टिट्यूट
वो कर सकते हैं इस टर्म से। तो रेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K2 तो था ही, K2 ऑलरेडी है। अब I का कंसंट्रेशन क्या है, K1 अपॉन K-1 कंसंट्रेशन ऑफ A कंसंट्रेशन ऑफ B। ये भी एक रेट कांस्टेंट, ये भी रेट कांस्टेंट, ये भी रेट कांस्टेंट, तो इसको हम लोग बोल देंगे K इफेक्टिव रेट कांस्टेंट। के सारे कांस्टेंट को एक साथ K इफेक्टिव क्या होगा, K2 इंटू K1 अपॉन K-1। तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं कि भाई रेट लॉ हो जाएगा आपका K इफेक्टिव इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A इंटू कंसनट्रेशन ऑफ B। अब देखो A और B क्या है, रिएक्टेंट्स था, तो रिएक्टेंट्स के टर्म में आ गया ना। बात समझ गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुम अपना टेस्ट लिख लो, आज ही लिख देते हैं कि तुम पेस का टेस्ट दो, चाहे कुछ भी दो, कहीं भी टेस्ट सीरीज, ऐसा क्वेश्चन तुमको मिलेगा। इस बार भी जनवरी के 2-3 पेपर में ये क्वेश्चन डाला था इस टाइप से कि रेट लॉ लिखना है, और कुछ है भी नहीं। देखो कितना आसान है, सब कुछ तुम्हारे सामने दिया हुआ रहेगा, ऐसा लगेगा। ये 2 स्टेप लिख के देगा, एक फास्ट एक स्लो। जो स्लो स्टेप होगा वो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप मतलब रेट उस स्टेप से लिख सकते हो। तो रेट इज इक्वल टू K2 जो रेट कांस्टेंट है इस स्टेप का, कंसंट्रेशन ऑफ I। अब क्योंकि I इंटरमीडिएट है तो इसको हमको सब्सटीट्यूट करना होगा फ्रॉम इक्विलिब्रियम स्टेप। इसमें इक्विलिब्रियम है तो K इक्विलिब्रियम हमने लिखा कंसंट्रेशन ऑफ I अपॉन दिस। K इक्विलिब्रियम को हम वो क्या लिख सकते हैं, KF बाई KB। KF क्या है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, वो भी दिया हुआ था, K1 इधर का और K-1 इधर का। तो इसको ये लिख सकते हैं, और यहाँ से हमने I को सब्स्टिट्यूट कर दिया, I इज इक्वल टू इतना निकाल लिया, और रेट लॉ का एक्सप्रेशन में I का वैल्यू पुट कर दिया। तो वहाँ पे तुमको ऑप्शन में इस टाइप से तुमको ऑप्शन दिया रहेगा, कहीं दिक्कत नहीं। तो इस पे बेस्ड हम तुमको 2 या 3 होमवर्क देना चाहेंगे, ठीक है, और ज़रूर करना। 2-3 होमवर्क लिखो। तो क्वेश्चन है Cl2 K1, ये स्टेप है K-1 2Cl, ये स्टेप है फास्ट Cl प्लस CO K2, ये है K-2, दिस इज COCl बना रहा है, दिस इज ऑल्सो फास्ट स्टेप। और एक स्टेप है COCl प्लस Cl2, ठीक है। और ये तुम्हारा स्टेप है K3, ये दे रहा है COCl2 प्लस Cl, दिस इज स्लो स्टेप। तो इसके लिए रेट लॉ का एक्सप्रेशन लिखना है आपको। पहला क्वेश्चन होमवर्क, ये एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। दूसरा कि एक रिएक्शन है A2 प्लस B, एक रिएक्शन क्या है A2 प्लस B। अच्छा, इसका फाइनल रिएक्शन क्या है, फाइनल रिएक्शन हम लोग बोल सकते हैं CO प्लस Cl2 से COCl2। तो ये एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है जिसका ये 3 स्टेप है एलिमेंट्री, तो इसके लिए रेट लॉ लिखना है, ठीक है। अब एक रिएक्शन है A2 प्लस B गिव्स D, प्रेडिक्ट रेट लॉ इफ A2 से 2A फास्ट। और इसका हम लोग लिखते रहे वही K1, ये K-1, ठीक है। उसके बाद A प्लस B से C जा रहा है, ये भी फास्ट स्टेप है, और इसका वही K2 और ये K-2, फॉरवर्ड वाला 2 और माइनस के साथ K-2 है ना, K-2, ठीक। और A2 प्लस C ये तुम्हारा है K3 D प्लस A, ये रिएक्शन है स्लो, ठीक। तो इस रिएक्शन को 3 स्टेप में लिखा गया, और इसमें से तुमको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना है। 2 क्वेश्चन करोगे या और करोगे? 2 क्वेश्चन करो पहले, ठीक है। चलो बाय। पक्का करना होमवर्क, एक बार फिर से पढ़ लेना अच्छे से लिख कर, और उस चीज़ को रिवाइज करके ही रखना। हाँ सर, हो